अस्सलाम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का रहबर एकेडमी में इस्तकबाल है। तलबा, पिछली मरतबा हमने साइंस 2 का जो पहला सबक है उसका क्वेश्चन बैंक देखा था, जबकि उर्दू मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक आया था उसका। लेकिन बाद में जब मैंने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और उसमें जो बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो भी फॉलो नहीं किया गया है। तो इसलिए हमने उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक ना लेते हुए इंग्लिश मीडियम का ही जो क्वेश्चन बैंक है उसी को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है और वही क्वेश्चन बैंक हम उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके पास लाए हैं, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बनिस्बत उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक के। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन बैंक की मदद से आप तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन बैंक में जो पहला सवाल है सही मुतबादिल का दिया हुआ है, जिसमें कुल 80 सवालात दिए हुए हैं। कितने सवालात हैं? 80 सवालात सही मुतबादिल के। इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। पहले हिस्से में हम सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक के सही मुतबादिल जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल है सबक नंबर 1 में से है। डीएनए सालमे की धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और म्यूटेशन। तो बेटा एक चीज़ याद रखिए आपको, अरे इसमें पहले सबक में 3 आरएनए की जो 3 किस्में हैं वो पता चलेगी, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन का और एमआरएनए का काम किसका है? ट्रांसक्रिप्शन का। और जो टीआरएनए है उसका काम है ट्रांसलेशन का। और आखिर में जो बच रहा है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, उसका काम है ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे आपको सवाल में क्या दिया गया है? एमआरएनए दिया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा जवाब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखिए एम सबसे पहले आता है तो आप ट्रांसक्रिप्शन ले लीजिए। एम के बाद टी और आर है, लेकिन टी बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर जो पेचीदा प्रोटीन का मरहला है इसमें टी पहले है, तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगा और आखिर में जो आर बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? ट्रांसलोकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इब्तिदाई मरहलों में यकसानियत को इर्तिका का डैश सबूत माना जाता है। बेटा आपने एक शक्ल देखी है सबक नंबर 1 में, कुछ शक्ल देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये जिनीन की मुख्तलिफ हालत है। यहाँ आप देख सकते हैं मछली, सैलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, खिंजीर, गाय, खरगोश और इंसान। आप जरा पहली इब्तिदाई हालत देखिए, सबकी इब्तिदाई हालत में आपको यकसानियत दिखाई दे रही है। पहली हालत में क्या दिखाई दे रही है? इब्तिदाई मरहला, इसमें क्या दिखाई दे रही है? यकसानियत। लेकिन आखिरी हालत में देखिए, आखिरी हालत में आपको यकसानियत नहीं दिखाई दे रही है। आपको सवाल क्या पूछा है? इब्तिदाई मरहलों में यकसानियत। देखिए इब्तिदाई मरहलों में यकसानियत हमें दिखाई दे रही है, को क्या कहते हैं? इर्तिका का डैश सबूत। तो ये बेटा जिनीन की मुख्तलिफ हालतें। किसकी मुख्तलिफ हालतें हैं? जिनीन की। तो ये कौन सा सबूत होगा? जिनीनियाती सबूत होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंसानी जिस्म में एक आसारी उज़ू है। अक्लदार, कान के गैर मुस्तमिल अजला, इंसानी जिस्म पर बाल और इनमें से तमाम। देखिए अक्लदार भी है, कान के गैर मुस्तमिल अजलात भी आसारी उज़ू हैं और इंसानी जिस्म पर बाल भी आसारी उज़ू हैं। इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा? इनमें से तमाम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 4, ये आपका सबक नंबर 2 से, जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा नंबर 1 का सवाल है। ये जो 4 सवाल शुरुआत के थे ये पहले सबक के थे, अब यहाँ से सेकेंड सबक शुरू हो रहा है। हड्डियों में डैश प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन, मेलानिन, हीमोग्लोबिन और आसिन। बेटा आपको याद होगा, आपने सेकेंड चैप्टर में एक वेब डायग्राम पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, उसका फिगर नंबर है 2.4। उसमें आपको अलग अलग दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया, हमें हड्डियों के ताल्लुक से पूछा गया है, तो हड्डियों के लिए क्या आएगा? आसीन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, NADH2 की तैयारी में डैश विटामिन जरूरी है। बेटा NADH2 की तैयारी में 2 विटामिन जरूरी होता है। एक होता है राइबोफ्लेविन जिसका नाम है B2 और दूसरा होता है निकोटिनामाइड जिसका नाम है B5। तो आप जरा देखिए यहाँ पे विटामिन C, विटामिन B3, विटामिन B2, आपको B2 दिया गया है जिसको हम दूसरे जबान में राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2। मसावी तकसीम के जरिए डैश खलियात की तकसीम होती है। आपको पता है बेटा, मसावी तकसीम जिस्मी खलियों में होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हेयर ग्रोथ है, हमारी स्किन ग्रोथ है, उसमें होती है, और साथ ही साथ साफ खलियात में भी होती है। साफ खलियात बेटा, साफ खलियात को खलिए का इब्तिदाई गोला कहते हैं। जब वो खलियों का गोले की शक्ल में होता है उसे इब्तिदाई खलियात कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा है मसावी तकसीम के जरिए डैश खलियात की तकसीम होती है। तो जिस्मी खलिया भी है और साफ खलिया भी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही। चलिए अगला सवाल, मरकज़वी तकसीम का पहला मरहला डैश है। बेटा मरकज़वी तकसीम यानी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप है। पहली स्टेप होती है इब्तिदाई हालत, उसके बाद होती है दरमियानी हालत, उसके बाद होती है माबैन हालत, और आखिर में होती है आखिरी हालत। तो बेटा आपको क्या पूछा है सवाल में? पहला मरहला। पहला मरहला यानी फर्स्ट स्टेप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेस, इब्तिदाई हालत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इब्तिदाई हालत। अगला, डैश मसावी तकसीम का हिस्सा नहीं है। बेटा अभी हमने देखी कि मसावी तकसीम में 4 मराइल हैं, इसमें माबैन हालत भी था, इब्तिदाई हालत भी। अब मरकज़वी तकसीम के बाद जो आता है वो खुलिया माया की तकसीम। खुलिया माया की तकसीम जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल प्लेट, खुलवी दीवार तैयार होती है। तो ये भी मसावी तकसीम का हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा है? मसावी तकसीम का हिस्सा है। ये भी मसावी तकसीम का है, और माबैन हालत भी मसावी तकसीम का है। लेकिन आपको पूछा है मसावी तकसीम का हिस्सा नहीं है, तो जवाब क्या आएगा? डिप्लाटीन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चर्बी आमेज मादों से हमको डैश तवानाई हासिल होती है। चर्बी आमेज मादों से 4 कैलोरी, गलत। 9 कैलोरी, गलत। 9 किलो कैलोरी, सही जवाब। तो हमारा क्या आएगा? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, अगर यहाँ पे सवाल को तब्दील करके चर्बी आमेज मादों को हटा के कार्बोहाइड्रेट डाल दिया तो जवाब क्या आएगा बेटा? 4 किलो कैलोरी। यानी सवाल को क्या किया जा सकता है? तब्दील किया जा सकता है। अब 10वें सवाल से बेटा सबक नंबर 3 शुरू होता है, जानदारों में हयाती अफार, हिस्सा 2। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम की डैश जोड़ी पाई जाती है। बेटा यहाँ पे पूछा है क्रोमोसोम की जोड़ी। इंसानी जिस्म में कुल क्रोमोसोम होते हैं 46, लेकिन आपको क्रोमोसोम की तादाद नहीं पूछा है, जोड़ी पूछा है। तो बेटा जोड़ी लेंगे तो जोड़ी क्या हो जाएगी? 23 जोड़ी होगी। कितनी जोड़ी होगी? 23। लेकिन समझिए इसी सवाल को थोड़ा घुमा के मैंने पूछ दिया कि इंसानी जिस्म में जिस्मी क्रोमोसोम की कितनी जोड़ी पाई जाती है। बेटा आपको पता होना चाहिए इंसानी जिस्म में 22 जोड़ी जो होती है ऑटोसोमल, जिसको हम उर्दू में जिस्मी क्रोमोसोम कहते हैं, और एक जोड़ी जो होती है जिनसी क्रोमोसोम, जिससे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी XY, जिसकी बिना पर पता चलता है कि होने वाला मौलूद जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर XX है तो लड़की, अगर XY है तो लड़का। तो यहाँ पे पूछा है सिर्फ क्रोमोसोम की जोड़ी, तो 23 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम के आगे जिस्मी लगा दिया तब जवाब क्या आएगा? 22 होगा। तब जवाब क्या होगा? 22। इसलिए आप सवाल को पहले गौर से पढ़िए कि सवाल में आपको क्या चीज़ दी गई है, क्या पूछा गया है। अगला सवाल, कसीर खुलवी जानदार में डैश तौलीदी अमल गैर जिनसी तौलीद का अमल नहीं होता। कसीर खुलवी जानदार, यहाँ पे दिया है कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए बेटा, तज्जियाकारी, बाज़े पैदाइश, कलियाव, तकसीम दोई। आपके जहन में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि तकसीम दोई अमीबा में होती है, और अमीबा जो है वो यक खुलवी जानदार है। तो हमको ये यक खुलवी जानदार है, तो यहाँ पे ये तौलीद का अमल नहीं होगा, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? डी, तकसीम दोई। अगले सवाल, गैर मुतफर्रिक जुज अलग करिए। कलगी, बजरेदान, नाए गुल, मौसला जिसे कहते हैं, और बैजादान। बेटा ये जो है फूल के हिस्से हैं, तो जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे शक्ल दिख रही है फूल के मुख्तलिफ हिस्से। जरा देखिए, कलगी, नाए गुल और बैजादान, ये जो बेटा तीनों हैं मादा कोट के हिस्से। किसके हिस्से? मादा कोट। लेकिन बजरादान और रेशा, जर रेशा, ये किसके हिस्से? नर कोट के हिस्से। तो यहाँ पे देखिए कलगी भी मादा कोट का है, नाएगुल भी मादा कोट का है, बैजादान भी मादा कोट का है। तो इसलिए गैर मुतफर्रिक क्या हो जाएगा? बजरा दान हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा हमारा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 13। मादा जिनीन की पैदाइश के वक्त बैजादान में डैश खाम बैजे होते हैं। यहाँ पे
बैजादान में बैजों की तादाद पूछी है, तो बेटा तादाद आएगी 2 से 4 मिलियन। अगला सवाल, ऐसी औरतें जिनकी रहम में तनसीब की सलाहियत नहीं होती, उनकी इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ऑप्शन मुतबादिल माँ, दूसरा है मादा मनवय बैंक, तीसरा है मसनूई बारआवरी। देखिए बेटा, ये जो तीनों हैं ये तीनों जदीद टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी तो हम पहले करेक्ट वो कर देंगे, क्योंकि ये मर्दों के लिए होता है। जो मर्दों का मनवा होता है उसको महफूज करने के लिए होता है, स्पर्म बैंक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी में से होगा। मसनूई बारआवरी किसके लिए होती है बेटा? जहाँ पर हाँ, हम कह सकते हैं मसनूई बारहवरी को इंग्लिश में कहते हैं आईवीएफ। तो आईवीएफ उन औरतों के लिए होती है जिन औरतों में रहम की तनसीब की सलाहियत ये नहीं हो सकता, अपना रहम तनसीब नहीं किया जा सकता, उन औरतों के लिए होती है। या उनके लिए भी हो सकती है जिसमें बैज खलिया जो है वो बैज नली में दाखिल होने में रुकावट पैदा होती है, तो ये भी नहीं होगा। मुतबादिल माँ, बेटा देखिए मुतबादिल माँ में क्या होता है, ये औरतें जो होती हैं इनमें बारहवरी की सलाहियत नहीं होती। बारहवरी की सलाहियत नहीं होती मतलब इनकी रहम में तनसीब की सलाहियत नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, बैजदान से बैज खलिया हासिल करके इम्तिहानी नली जो होती है उसमें शौहर के मनवे से मिलाप करके बारहवरी की जाती है। तो इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा? मुतबादिल माँ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जिनीन की तनसीब कहाँ होती है? जिनीन की तनसीब रहम, बैजादान, बैज नाली, इंतहा में नाहानी। बेटा जिनीन की तनसीब होती है रहम में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा। इंसानों में मनवा कहाँ तैयार होता है? फोता, सफने फोता, गदे कदामिया और बैजादान। देखिए बेटा बैजादान तो होगा नहीं क्योंकि ये औरतों के लिए है। इन तीनों में से तो फोता आएगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होगा? मनवा तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, रहम में नशोनुमा के दौरान गिजा डैश से फराहम होती है। बेटा आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा पैदाइश के बाद उसके नाफ से एक रस्सी जुड़ी होती है जिसको काटा जाता है, उसे कहते हैं बेटा आनूल नाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आनूल नाल। और उसी के जरिए जो रहम में जब बच्चा मौजूद होता है तो उसे माँ से गिजा हासिल होती है। तो इसलिए उसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, आनूल नाल। अगला सवाल, एक ही जफ्ते से डैश जुड़वा औलादे जन्म लेती हैं। दो जफ्ती, यक जफ्ती, कसीर जफ्ती और जफ्ता। बेटा यहाँ देखिए सवाल में ही जवाब है। जफ्ता कितना है? एक ही जफ्ता है, तो एक के लिए इस्तेमाल होता है यक जफ्ती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यक जफ्ती। यहाँ सवाल में ही जवाब दिया हुआ है। अगला सवाल, बजरा दान में जोफों में डैश तकसीम के जरिए बजरा तैयार होती है। बजरा दान में के जोफों में डैश तकसीम के जरिए बजरा तैयार होते हैं। देखिए बेटा मसावी तकसीम के जरिए क्या हो रहा है? मसावी तकसीम के जरिए तादाद वैसे ही है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 2n है तो 2n तकसीम होकर 2n 4n बनेगा। लेकिन तकलीली तकसीम में क्या होता है, अगर आपको 2n दिया है तो 2n आधा हो जाएगा, निस्फ हो जाएगा, n और n मिलेगा, हमको एक हिस्सा मिलेगा n और एक हिस्सा मिलेगा n, यानी 2n का हाफ। तो यहाँ पर हमको बजरा तैयार पूछा है ना, कैसे बजरे तैयार होते हैं, तो यहाँ पे जवाब आएगा तकलीली तकसीम। अगला सवाल, गैर जिनसी तौलीद डैश तरीके से अंजाम पाई जाती है। बेटा आप तमाम को पता है कि गैर जिनसी तौलीद में सिर्फ एक ही मादर खलिया मौजूद होता है, जबकि जिनसी तौलीद में दो खलियात होते हैं, दो मादर खलियात होते हैं। तो गैर जिनसी तौलीद हूबहू कैसे होते हैं? अपने पेरेंट के होते हैं, अपने मादर खलिया के जैसे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? मसावी तकसीम आएगा गैर जिनसी तौलीद। क्योंकि बेटा मसावी तकसीम में तकसीम कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताई, बराबर होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? मसावी तकसीम। अगला सवाल, पैरामीशियम में डैश के जरिए गैर जिनसी तौलीद होती है। बेटा आपने पढ़ा है तकसीमें दो ही जो होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में होती है, लेकिन उनके बनावट के हिसाब से अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं सादा तकसीमें दो ही, तो सादा तकसीमें दो ही बेटा किस में होगी? अमीबा में होगी, क्योंकि उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। फिर आता है उफकी तकसीमें दो ही, उफकी तकसीमें दो ही किस में होगी? पैरामीशियम में होगी। और यूग्लिना में क्या होगी? उमूदी तकसीमें दो ही होगी। यानी आपको एग्जाम में सवाल यही हो के सिर्फ जानवर का नाम तब्दील कर सकता है। आपको यहाँ पैरामीशियम के बदले यूग्लिना दे दिया है, तो यूग्लिना होगा तो क्या होगा बेटा? उमूदी तकसीमें दो ही।
आई बात समझ में? तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल, तकलीली तकसीम के जरिए क्रोमोसोम की तादाद डैश होती है। अभी मैंने पिछले ही सवाल स्लाइड में आपको ये चीज़ समझाई थी कि बेटा मसावी तकसीम में अगर 2n है तो 2n का क्या होता है, 2n ही रहता है, लेकिन तकलीली तकसीम में 2n का निस्फ हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंसानी जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो बेटा 46 का निस्फ होके क्या होगा, वो 23 और 23 होगा। आई बात समझ में? तो तकलीली तकसीम के जरिए क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, निस्फ होती है। 23वां सवाल, हर महीने डैश बैजा नशोनुमा पाकर बैज नली में आता है। यहाँ पर जवाब आएगा एक बैजा नशोनुमा पाकर बैज नाली में आता है। अगला सवाल, यकजिनसी फूल में डैश घेरे मौजूद होते हैं। बेटा आपने यकजिनसी फूल की मिसाल देखा था पपीता, तो यकजिनसी फूल यानी उस या तो नर कोट मौजूद होगा उस फूल पर या मादा कोट। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। देखिए सिर्फ नर कोट या सिर्फ मादा कोट हम नहीं बोलेंगे। देखिए या और में क्या फर्क है, अगर नर और मादा कोट दोनों, तो जो हमने पीछे शक्ल देखी थी जासवंदी के फूल की, गुलमोहर के फूल की, वो होगा, लेकिन वो यकजिनसी फूल नहीं है। आपको सवाल में पूछा गया है यकजिनसी फूल, तो यकजिनसी फूल में क्या होगा, नर कोट या मादा कोट दोनों में से कोई एक घेरा मौजूद होगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सबक की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। सबक नंबर 14 हो गया हमारा अभी। गैर जानदार जुज में एक डैश एक कीमियाई जुज है। हवा, पानी, गिजाई अज्जा, सूरज की रोशनी। गैर जानदार जुज में डैश एक कीमियाई जुज है। तो बेटा कीमियाई जूस पूछा है यहाँ पर, तो कीमियाई जूस क्या आएगा, गिजाई अज्जा, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये जो सवाल है सबक नंबर 5 सॉरी सबक नंबर 4 का है, माहौली हुस्न इंतजाम का। 26वां सवाल, गैर जानदार जूस में डैश एक नामियाती अशिया है। बेटा नामियाती अशिया पूछा यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। डैश का शुमार नादिर नस्लों में होता है। लाइन टेल बंदर, शेर, शिकरू गिलहरी और कस्तूरी हिरण। इसका जवाब क्या होगा बच्चों, इसका जवाब होगा नादिर नस्लें। नादिर नस्लें मतलब रेयर स्पीशीज, तो रेयर स्पीशीज में क्या होगा यहाँ पर, कस्तूरी हिरण। और एक और मिसाल आ सकती है रेड पांडा भी, लेकिन यहाँ कस्तूरी हिरण दिया, रेड पांडा नहीं दिया है, तो हम कस्तूरी हिरण लेंगे। डैश एक गैर मुतय्यन नस्ल का जानदार है। बेटा गैर मुतय्यन नस्ल का जानदार मतलब इंटरमीडिएट स्पीशीज, यानी हमको उनकी तादाद नहीं पता है। हम नहीं बता सकते हैं कि वो जानदार की तादाद कितनी है, क्योंकि ये बहुत शर्मीले होते हैं या इन्हें ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। तो इसमें मिसाल क्या आएगी, शिकरू गिलहरी। अगला सवाल, एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनाव को डैश तनाव कहते हैं। ग्रोही, जीनी, माहौली निज़ाम या जानवर। देखिए बेटा एक ही जमात है, एक ही जमात है यानी उनका ताल्लुक जीनियाती तौर पर एक ही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। जीनी तनाव कहा जाता है जेनेटिक स्पीशीज। नेक्स्ट, जदीद तहजीब में, ये 5वें सबक से शुरू हो रहा है यहाँ पर सवाल। जदीद तहजीब में डैश इंसानी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। बेटा देखिए रोटी, कपड़ा, मकान ये तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा है, जदीद तहजीब यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में। मॉडर्न सिविलाइजेशन में आप तवानाई के बिना रह सकते हो क्या, एनर्जी के बिना नहीं रह सकते हो, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, तवानाई। बयस्तर बिजली घरों में बरकी तवानाई की पैदावार डैश उसूल पर की जाती है। बरकी हमाला, मकनातीसी हमाला, बरकी मकनातीसी हमाला या बरकी मकनातीसियत। बेटा ये आपने 8वीं सबक में, अरे 8वीं जमात में भी पढ़ा है इसके ताल्लुक से, कि जो बरकी तवानाई की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है बरकी मकनातीसी हमाला का, जो कि माइकल फेराडे ने दरियाफ्त किया था। आपने 8वीं में इस चीज़ को बरकी मकनातीसियत के सबक में पढ़ा है। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, बरकी मकनातीसी हमाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बरकी मकनातीसी हमाला की दरियाफ्त डैश साइंसदान ने की। बेटा अभी मैंने आपको बताई माइकल फेराडे ने बरकी मकनातीसी हमाला की दरियाफ्त की थी, तो जवाब आएगा माइकल फेराडे। अगला सवाल, जौहरी बरकी तवानाई मरकज में डैश का इस्तेमाल जनरेटर को घुमाने के लिए किया जाता है। देखिए बेटा जनरेटर
जौहरी बरकी तवानाई मरकज में डैश का जनरेटर के इस्तेमाल के लिए या तो हवा का इस्तेमाल किया जाता है या पानी या भाप। तो यहाँ पे दिया है जौहरी बरकी तवानाई मरकज। आपको पता होगा जौहरी बरकी तवानाई मरकज यानी एटॉमिक रिएक्टर होता है, उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो, वहाँ पे ठंडा पानी साइड से छोड़ा जाता है। वही ठंडा पानी क्या होता है बेटा, गर्म बन जाता है और गर्म होकर वो भाप में तैयार होता है और वही भाप के टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर को घुमाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, भाप के टरबाइन, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब यूरेनियम के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है तो डैश न्यूट्रॉन आज़ाद होते हैं, 1 2 3 4। ये भी आपको शक्ल याद होगी। 3 यूरेनियम क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। बहते हुए पानी से बिजली की तैयारी में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा बहता हुआ पानी यानी डैम, आप जहाँ पर पानी को बहाया जा रहा है, डैम में पानी को स्टोर किया जाता है। जब बिजली की तैयारी की जाती है तो पानी को खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन की मदद से क्या होता है, जब टरबाइन पे पानी फोर्स से गिरता है तो टरबाइन घूमने लगती है और बरकी रॉ पैदा होती है, जो कि जनरेटर में महफूज की जाती है। अगला सवाल, तिजारती तौर पर डैश गुंजान वाली पवन चक्की दस्तयाब है। ये भी आपने पढ़ा है। ये जो हवा की टरबाइन, हवा की तवानाई से पैदा होने वाली, उसके ताल्लुक से है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 kW2 7 MV। नेक्स्ट, शमसी तवानाई बरकी खाना सूरज शुआ की जियाई तवानाई को रास तरीके से डैश में तब्दील करता है। बेटा शमसी तवानाई से जो हमको सोलार पैनल की मदद से हम उस तवानाई को किस में बदलते हैं, क्या तवानाई बिल का हुआ, तवानाई बिल का हुआ यानी ठहरी हुई तवानाई होती है, तवानाई बिल हरकत में बदलेंगे। या जियाई तवानाई, बेटा हम जियाई तवानाई का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जियाई तवानाई को किस में तब्दील कर रहे हैं, बरकी तवानाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सिलिकॉन के 1 मुरब्बा सेंटीमीटर रकबे के एक शमसी शुआई खाने से तकरीबन डैश बरकी रौ हासिल होती है। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 30 MA, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर सवाल में मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है, यहाँ पे बरकी रॉ पूछा है बच्चों, और वही सेम सवाल देखिए 39 में रिपीट हुआ है। सिलिकॉन के 1 मुरब्बा सेंटीमीटर रकबे के एक शमशी शुआई खाने से तकरीबन डैश, यहाँ पे बरकी रॉ था और 39 क्वेश्चन में बरकी कवा का फर्क। तो आपको सवाल पहले पढ़ लेना। अगर दोनों ऑप्शन को मैं मिक्स कर दूं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो सवाल में देखिए, सवाल में दिया क्या हुआ है, बरकी रॉ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, बरकी कवा का फर्क है। तो जवाब आएगा 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 5 ही सबक को आज चुना है ताकि आपको 5 सबक पहले अच्छे से स्टडी कर ले, फिर 5 सबक पे जाएंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है, जौहरी बरकी तवानाई में डैश के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है। ऑप्शन यूरेनियम 235, बेरियम, यूरेनियम 236, क्रिप्टॉन। बेटा देखिए, बेरियम और क्रिप्टॉन जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन दागा जाता है तो हमको हासिल होते हैं। और यूरेनियम 236 जो है वो यूरेनियम 235 का हमजा है। हमको पूछा गया है डैश के जौहर पर, किसके जौहर पे, यूरेनियम 235 के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यूरेनियम 235। यहाँ पे हमारी जो आज की का लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी के जो सवालात बचे हैं हम वो लेकर आएंगे। आज के लिए आप तमाम से अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।